हल्ला नहीं करना। नमस्ते। नमस्ते बच्चों। चलिए, तो आज कहाँ पढ़ाना है? देखिए, कक्षा 9 विषय गणित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7। और कौन सी प्रश्नावली तक पढ़ा दिए थे बेटा? 7.2। 7.2 तक हम खत्म कर चुके हैं। और आज हम पढ़ाएंगे एग्जाम्पल 7। कौन सा? एग्जाम्पल 7 पढ़ाएंगे बेटा। तो देखिए, एग्जाम्पल 7 में आगे हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। AB एक रेखाखंड है। AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ हैं। देखिए आकृति 7.37 दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। एग्जाम्पल 7 है बेटा, और चित्र बना हुआ किताब में। सबसे पहले शुरू में बोला क्या है? AB एक रेखाखंड है। AB एक रेखाखंड है। AB एक रेखाखंड है, तो AB एक रेखाखंड बनाइए बेटा। रेखाखंड बन गया, दिखाई दे रहा है? AB एक रेखाखंड है। यहाँ A, यहाँ B। AB एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और Q, बिंदु P और Q इस की विपरीत में है। AB की एक साइड बिंदु P है और एक साइड बिंदु Q है। तो हमने यहाँ पास AB के दोनों विपरीत साइड हमने एक बिंदु P ले लिया बेटा। कौन सा बिंदु ले लिया? P। और एक बिंदु हमने ले लिया Q। एक बिंदु हमने क्या ले लिया? Q। अब एक बिंदु P को A तथा B से मिला दीजिए। अब बिंदु Q को बिंदु A तथा B से मिला दीजिए। तो मिलाइए बेटा इसको। तो हमने इसको मिला दिया। B को भी Q से मिला दो और इसको भी इससे मिला दिए बेटा। कहता है बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित हैं कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। A और B से समदूरस्थ है, मतलब जो बिंदु Q है बेटा, तो A से और B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। जितनी बिंदु Q की दूरी जितनी बिंदु A से है उतनी बिंदु B से है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। उसी प्रकार से बिंदु P भी जो है, तो बिंदु A तथा बिंदु B से क्या है बेटा? समदूरस्थ है। क्या है बेटा? समदूरस्थ है। इतनी बात समझ में आई? अब देखेंगे आगे हम लिखते हैं दिया है। दिया है, यहाँ लिखते हैं बेटा दिया है। दिया है, ठीक है ना? तो क्या क्या दिया है हम वो पॉइंट लिखे हैं बेटा, ठीक ना? रेखाखंड AB, रेखाखंड AB के विपरीत बिंदु P तथा बिंदु Q है। बिंदु Q है जो A तथा B से समदूरस्थ है। ये क्वेश्चन बड़ा है बेटा थोड़ा सा, ठीक ना? क्या है बेटा? बिंदु P तथा बिंदु Q से क्या है? समदूरस्थ। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पास आ जाएगा बेटा PA बराबर PB, PA बराबर PB। इसको बोल दो समीकरण फर्स्ट। समीकरण इसी प्रकार से QA बराबर QB।
क्यू ए बराबर क्यू बी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? समीकरण सेकेंड। अब हम देखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखते हैं सिद्ध क्या करना है हमें। कहता है दर्शाइए कि रेखा पी क्यू। अब देखो बेटा, यहाँ पास पी क्यू तो बना ही नहीं है अभी, तो पी और क्यू को आप मिला लीजिए। पी और क्यू को क्या कर लीजिए? मिला लीजिए। मिला ली बेटा। रेखा पी क्यू रेखा खंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ए बी ये बना हुआ है, जो आपने पी क्यू खींचा है उस ए बी, इस ए बी का क्या है बेटा? लंब भी है और समद्विभाजक भी है, मतलब समान दो भागों में क्या करता है? बांटता भी है, ठीक ना। और यहाँ पास चित्रानुसार लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पास सी, क्या लिखा हुआ है? चित्र बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ सी लिखेंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पास लिखते हैं सिद्ध करना है कि ए बी का लंब कौन है बेटा? पी क्यू, ठीक ना। सॉरी, पी क्यू लंब है, पी क्यू लंब है ए बी पर, पी क्यू लंब है ए बी पर ए लाना है, ठीक ना। और साथ में हमको लाना है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। फिर आंसर में हम इसको लिख देंगे, हिंदी से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? लेकिन गणित की भाषा में ऐसा आएगा, गणित की भाषा में ऐसा आएगा कि पी क्यू लंब है ए बी पर और ए सी बराबर बी सी। यदि ए सी बराबर बी सी ला दिए और पी क्यू लंब है ए बी पर, तो हम यहाँ पास क्या बोलेंगे कि पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? ठीक है ना। किसी बालक का डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से? मोबाइल तो डिस्टर्ब नहीं करता स्नेहा। अब यहाँ पास बेटा, अब हम चलते हैं उपपत्ति में। कहाँ चलते हैं? उपपत्ति में, उपपत्ति में, उपपत्ति में चलते हैं बेटा। तो हमको लाना क्या है ये बताइए। पी क्यू लंब है ए बी पर, यहाँ 90 लाना है। यहाँ क्या लाना है? 90 लाना है। और दूसरी बात ए सी बराबर बी सी लाना है, ए सी बराबर बी सी लाना है। तो चलिए करो, कैसे करोगे सोचो बेटा। यहाँ पास हम सर्वप्रथम चलेंगे बेटा, देखिए इस त्रिभुज में चलो, ए बी पी में, ए बी पी में। लेकिन ए बी पी में हमको ये वाली भुजा इसके बराबर मिल जाएगी और ये वाली भुजा क्या है बेटा? उभयनिष्ठ मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। आगे आप चलो बेटा बड़े वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलो, इस त्रिभुज में चलते हैं। दिखाई दे रहा है? देखो आप आगे चलिए इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में। ऐसे इस त्रिभुज में चलना बेटा आपको। यहाँ P लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ Q लिखा है, यहाँ P लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ Q लिखा है। लिखा है पूरे त्रिभुज में, देख रहे हैं? यहाँ पास बीच की लाइन हटा दीजिए, बीच की लाइन हटा दीजिए। दो त्रिभुज अलग कर दिया हमने। अब यहाँ पास देखो, ए वाली भुजा इसके बराबर है आपने बताया है, और ए वाली भुजा इसके बराबर है आपने बताया है। और ए वाली भुजा क्या हो जाएगी बेटा? उभयनिष्ठ। ए वाली भुजा क्या हो जाएगी? उभयनिष्ठ, ठीक है ना। ए वाली भुजा हो जाएगी उभयनिष्ठ। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए पी क्यू बी पी क्यू में। ये दो त्रिभुज में चलेंगे। क्यों ऐसा चल रहे हैं? क्योंकि अभी हम यदि मान लीजिए इस त्रिभुज में चलोगे ना बेटा आप, तो ये दो त्रिभुजों में आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। दो चीजें मिलेंगी। कितनी चीजें मिलेंगी? दो चीजें मिलेंगी। और दो चीजों के माध्यम से हम इसको सर्वांग सिद्ध नहीं कर पाएंगे, सर्वांग सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको यहाँ तीन चीजें मिल जाएंगी, इसलिए आप इस त्रिभुज में चलिए आगे। तो यहाँ पास हमको संगत कोण बराबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? संगत कोण बराबर। चलो हम चलते हैं उपपत्ति में, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी पी क्यू में। चलो बेटा, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी पी क्यू में, त्रिभुज बी पी क्यू में। ये दो त्रिभुजों में चल रहा है बेटा। ये वाली लाइन दिखाई दे रही है? ये लाइन नहीं दिखाई दे रही है? यहाँ से लिख दी उपपत्ति,
उपपत्ति। तो त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPQ में, APQ तथा BPQ में, तो APQ और BPQ में बेटा आगे हम बोलेंगे AP बराबर BP, AP बराबर BP, AP बराबर BP, BP, AP बराबर BP कहीं आपने बताया है? इसमें आपने लिखा है AP की जगह PA लिखा है, तो हम PA लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। PA बराबर PB, PA बराबर PB कहाँ बताया बेटा आपने? समीकरण फर्स्ट में। यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। इसके बाद AQ बराबर QA बराबर QB, QA बराबर QB। तो यहाँ पास बताइए बेटा QA बराबर QB कहाँ से बेटा? समीकरण सेकंड से। कहाँ है समीकरण सेकंड? ये ना QA बराबर QB। और तीसरी भुजा जो है PQ बराबर PQ, ये कैसे हो गया बेटा? उभयनिष्ठ। PQ बराबर PQ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों में। ये PQ जो है इस वाले त्रिभुज में मिलेगा और इस त्रिभुज में मिलेगा, ठीक है ना बेटा। अब चलो, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? भुजा 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 के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। भुजा 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 के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। ये ऐसे पलट जाएगा ना बेटा, ये त्रिभुज ऐसे पलट जाएगा, चिपक जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज APQ सर्वांग सम है। त्रिभुज दिखाई दे रहा है बेटा? साफ साफ नहीं दे रहा है, ना। त्रिभुज APQ सर्वांग सम होगा, तो इसको जब पलटाएंगे बेटा इसमें, तो कौन किस पे चिपकेगा? B चिपक जाएगा A में, तो आगे लिखेंगे B। फिर P में कौन चिपकेगा? P। इसके बाद बेटा Q में कौन चिपकेगा? Q। चिपक जाएगा ना। तो यहाँ पास त्रिभुज APQ सर्वांग सम होगा त्रिभुज BPQ। किस नियम पर बेटे सर्वांग सम हो गया? या से सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है ना। भुजा 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 के नियम से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा, जब यह सर्वांग सम हो गया, इसको सर्वांग सम करने का कारण क्या है? इसको सर्वांग सम करने का कारण ये था कि ए वाला कोण बराबर लाना था बेटा। ए वाला कोण क्या करना था? बराबर लाना था। यहाँ पास ये दोनों कोण बराबर लाना था, इसलिए हमने इसको सर्वांग सम किया। तो अब देखिए बेटा, आप इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज APC और BPC में देखो बेटा, ये दो त्रिभुज बने हैं। यहाँ A, यहाँ भी A, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ P, यहाँ B। इसने ये तुमको दिखाई दे रहा बेटा? तो यहाँ पास APC और ABC। तो हम चलते हैं यहाँ पास। हाँ बेटा बोलो। सॉरी यहाँ आ जाएगा बेटा P। क्या लिखा हुआ है? P है। तो हम कहाँ पास बेटा? यहाँ पास APC और BPC, सही है। तो यहाँ पास बात करते हैं त्रिभुज APC तथा त्रिभुज BPC में, ये बताइए बेटा, आपने AP बराबर BP तो बताया था, ठीक है ना। AP बराबर BP। एक काम करते हैं, अभी यहाँ पास जो है एक चीज की जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास आप हमको ये बताइए कि ये जब ये सर्वांग सम हो गया तो इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे ना। इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो APQ BPQ हो जाएगा। तो यहाँ पास बोलेंगे कोण APQ बराबर कोण BPQ। कैसे बेटा आ गया? CPCT से। सर्वांग सम
त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये समान हो जाएंगे। अब आप चलिए थोड़ा ओरिजिनल चित्र में, इस वाले चित्र में जाओ। देखो बेटा यहाँ पास देखेंगे कि पी सी क्यू संरेखी बिंदु है। कैसे बिंदु है, संरेखी बिंदु है। तो हम क्यू की जगह सी भी लिख सकते हैं, कोण में, कहाँ पास, कोण में। यहाँ क्यों लिखा है ना बेटा, तो हम क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। क्योंकि चाहे छोटा, जैसे ये मान लो 30 अंश का, कितने अंश का है, 30 अंश का, तो इसको हम बढ़ा भी देंगे तो इसमें कोई प्रभाव ना पड़ेगा। इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? तो यहाँ पास सपोज दैट मान लीजिए ए नाम है, यहाँ पास क्या नाम है, बी नाम है, और यहाँ पास सपोज दैट सोचिए कि यहाँ पास सी नाम है, तो सी यहाँ ओ, तो सी ओ ए 30 अंश भी बोल सकते हो, और सी ओ बी बराबर भी 30 अंश बोल सकते हो। तो ये संरेखी बिंदु में हम कोण में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पास हम क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, सी लिख सकते हैं। लेकिन लिख दो यहाँ पास थोड़ा सा कि क्यू तथा सी संरेखी बिंदु हैं, संरेखी बिंदु हैं। जब संरेखी बिंदु है बेटा तो हम यहाँ पास लिखेंगे ए पी सी। क्या लिखेंगे, ए पी सी। क्यों की जगह सी लिख दिए, क्योंकि इसको आवश्यकता पड़ने वाली है हमको इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। ए पी सी बराबर कोण बी पी क्यों की जगह क्या लिख देंगे, सी। और इसको हम समीकरण कौन सा नाम दे दें बेटा, समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड नाम दे दें, समीकरण थर्ड नाम दे दिए। अब चलो इन दो त्रिभुजों में चले, यहाँ पास बात करेंगे त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज बी पी सी में, ये दो त्रिभुजों में चलो। अब ये दो त्रिभुजों में चलोगे तो आपने बताया बेटा कि ए पी बराबर बी पी, बताया ना, ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। इसके बाद बताइए ये जो पी सी है आपका, ये पी सी क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। और साथ में आपने ये देखो यहाँ पास बताया समीकरण 3 में ए पी सी और बी पी, ये दोनों कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर। तीन चीजें आ गई। जब तीन चीजें आ गई तो हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। किस नियम से, भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो बेटा यहाँ पास हम लिखते हैं ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। कहाँ से इसको बता रहे हैं आप, समीकरण, सॉरी इसको ए पी की जगह क्या लिख दिए बेटा, पी ए बराबर पी बी, बराबर पी बी। कहाँ से लिखा है आपने इसको, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब ये बताइए भुजा के बाद क्या कौन सी चीज बताई जाए, कोण। ए पी सी, ये बताया ना आपने, ए पी सी बराबर बी पी सी, कोण ए पी सी बराबर कोण बी पी। इसको कहाँ से बताया बेटा, समीकरण थर्ड से, ये लिख दिया थर्ड। और इसके बाद देखो भुजा कोण, अब भुजा बचा तो पी सी बराबर पी सी, ये क्या चीज है बेटा, पी सी बराबर पी सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ। तो जब ये उभयनिष्ठ हो गया बेटा, उभयनिष्ठ, भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। ये ऐसा है तो ऐसा पलट जाएगा और चिपक जाएगा। यहाँ पास लिखते हैं त्रिभुज ए पी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज। बोल बेटा, ए में कौन चिपकेगा, बी, ऐसे चिपक जाएगा ना बेटा, ऐसे पलट देंगे इसको, तो बी और पी में पी और सी में सी। किस नियम पर ये सर्वांग सम हो गया बेटा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक ना, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से आगे बेटा। अब ये बताइए जब आपने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, क्या कर दिया बेटा, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो सीपी सीटी के नियम से ए वाली भुजा क्या हो जाएगी, बराबर, मतलब AC बराबर BC आ जाएगा, AC बराबर BC। और सिद्ध करना में चेक करो, AC बराबर BC लाना था, AC बराबर BC। तो यहाँ लिखते हैं AC बराबर BC, चेक कर लेते, AC ना रही है, AC बराबर BC वाली सी ना रही है, AC बराबर BC। अब यहाँ पर देखो बेटा AC बराबर BC आ गया ना, किस आधार पर आ गया,
CPCT से, CPCT से। अब इसको समीकरण भी दे दो बेटा, इसको कौन सा समीकरण बोलते हैं हम? समीकरण नहीं दिखता है। AC बराबर BC। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है बेटा। CPCT से, CPCT से, और यहाँ पास है CPCT नहीं दिखता। हाँ, तो यहाँ पास बेटा सर्वांग सम से हम बता सकते हैं कि AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो AC बराबर BC, AC बराबर BC। इसको कैसे बता दिया बेटा आपने? CPCT से, CPCT से। तो इसको हम समीकरण भी बोल सकते हैं। कौन सा समीकरण बोल दिया बेटा? समीकरण 4। ये समीकरण 4 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे बेटा आप लोग आगे, ये AC बराबर BC आ गया। पहला एक पॉइंट हमने सिद्ध कर दिया, AC बराबर BC। अब हमको लंब के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? लंब के बारे में। तो ये बताइए बेटा, इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। इसके P कोण ACP बराबर BCP, कोण BCP। कैसे आगे बेटा? ये CPCT से। और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? समीकरण बोलो 5, समीकरण 5। अब देखिए बेटा, आप एक चीज ला चुके हैं, AC बराबर BC ला चुके हैं, AC बराबर BC ला चुके हैं, और साथ में हमको आ गया बेटा ACP बराबर BCP। लेकिन हमको लाना था बेटा 90 अंश। क्या लाना था? 90 अंश। या 90 का निशान बना दिए, 90 नहीं है, अभी सिद्ध नहीं कर चुके हैं आप, या 90 सिद्ध नहीं कर पाए अभी। लेकिन यहाँ पास हम इतना बता पाए हैं कि ये बराबर है। क्या है? बराबर है। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो ये बताइए, कोण ACP बराबर कोण BCP। हाँ, साइलेंट हलन मत कीजिए। कोण ACP बराबर कोण BCP। अब देखिए यहाँ पास आपको यहाँ का कोण जो है 90 लाना था। कितना लाना था? 90। लेकिन अभी आप क्या बता रहे हैं वहाँ पास कि ACP और BCP ये दोनों कोण बराबर है, यही बता रहे हो ना? तो एक सीधी रेखा भी बनी हुई है ना, एक कैसी रेखा बनी हुई है? सीधी रेखा पर। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? इन दोनों कोणों का योग 180। तो यहाँ पास ACP और BCP दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180। ACP प्लस कोण BCP बराबर 180। इसको कैसे कर दिए बेटा? सरल रेखा से। कैसे कर दिए? सरल रेखा से। इतना आ रहा है बेटा वीडियो में? सरल रेखा से। नहीं आ रहा से नहीं आ रहा है ये वाला पॉइंट। नो सर। कहाँ यहाँ तक आ रहा है? यस सर। तो इसको हमने कैसे कर दिया बेटा? सरल रेखा से। सरल रेखा से। इसको हमने कर दिया सरल रेखा से। अब ये बताइए बेटा, ACP प्लस BCP बराबर 180 अंश। तो क्या आप BCP की जगह समीकरण 5 से मान चेंज कर सकते हैं? तो कर दो बेटा। देखो यहाँ पर समीकरण 5 से मान रखने पर, समीकरण 5 से मान रखने पर, समीकरण 5 से मान रखेंगे बेटा, तो ACP प्लस BCP की जगह क्या लिखा जा सकता है? कोण ACP बराबर 180 अंश रखा जा सकता है। एक कोण ACP, एक कोण ACP कितना हो जाएगा बेटा? दो कोण ACP, दो कोण ACP बराबर 180 अंश। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अब यहाँ से बेटा एक गुणे में है तो क्या में जाएगा? बटे में। तो ACP बराबर 180/2। तो यहाँ से आ जाएगा ACP बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 90 आ जाएगा ना, 90 अंश। अब ये बताइए, जब ACP बराबर 90 अंश है, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। और जब 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 का कोण कब बनता है? जब लंबवत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ लंब है AB पर। PQ लंब है AB पर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? देखो, इसको हम दिए देते हैं समीकरण VI, समीकरण
भी आई। अब यहाँ पास आप AC बराबर BC बताए थे, AC बराबर BC और समीकरण 6 में बता रहे हो कि ACP बराबर 90। तो समीकरण 4 एवं 6 से समीकरण 4 एवं 6 से समीकरण 4 एवं 6 से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष ये निकलता है, समीकरण 6 से ये पता चलता है कि ये रेखा जो है AB पर क्या है, लंब है, ठीक ना। और AC बराबर BC, हमको इससे पता चलता है कि जो है तो PQ जो है AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, बिंदु C पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी तो बेटा PQ निष्कर्ष निकलता है कि PQ PQ AB को लंब भी करता है ना बेटा, 90 अंश लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब क्या हमें यही लाना था बेटा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। यस सर। धन्यवाद।